कल हम लोग चर्चा कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति ऑलरेडी क्लियर हो चुका था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यह ऑलरेडी क्लियर था, पर बताया भी था कि राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बेसिक अंतर क्या है, ऑलरेडी क्लियर था। इसके बाद हमने कहा था कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कल मैंने यह भी बताया था उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति होने के नाते, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति होने के नाते उन्हें उस प्रकार का सैलरी वगैरह का प्रावधान है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का अक्षरशः संपादन करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं, वैसी स्थिति में बेसिक पावर जो है वह चूंकि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होने के नाते जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होने के नाते इनका दायित्व, इनका पावर, इनके कार्य क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? वो रेगुलेट करता है डिबेट एंड प्रोसीडिंग द हाउस एंड डिसाइड ऑल ऑर्डर्स ऑफ द स्पीच। क्या करना है? तो डिबेट कराना है। तो भाई कहेंगे आप डिबेट क्यों होता है? तो जो भी प्रपोजल आता है, चाहे वो पहले अपर हाउस में आए या फिर लोअर हाउस में आए, उस पर डिबेट होता है, बहस होती है, उसके विभिन्न संबंधित बिंदुओं पर विचार विमर्श होता है। इसीलिए उस सदन में उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो डिबेट कराए थे, प्रोसीडिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं स्पीच को। तो इस तरह से पहला जो सबसे महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति पद के लिए है वह यही है कि क्योंकि वह एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, जिसके कारण इनका कार्य राज्यसभा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। डिबेट कराना, फिर वोटिंग कराना, ये सारे कार्य उसके अंतर्गत आते हैं। अभी हमने कहा था एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और इसके बाद का जो सामान्यतया पावर है, उसकी जो कार्य है वह वही कार्य है सामान्यतया जो राष्ट्रपति महोदय का कार्य होता है। और तब जब भारत का राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या है कि उपराष्ट्रपति किस परिस्थिति में राष्ट्रपति के पद के अनुसार से कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के कार्य के अनुसार से कार्य करते हैं, ये 3-4 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले कि राष्ट्रपति जब अब्सेंट हो जाएंगे, राष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा,
वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्य राष्ट्रपति के रूप में होगा। ये क्लियर है? तो पहली स्थिति है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अकस्मात किसी कारणवश डेथ हो जाए। जब राष्ट्रपति का डेथ हो गया अकस्मात, तो उस कालखंड में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का और अधिकारों का निर्वहन करते हैं। तो एक स्थिति क्या बनती है कि यदि राष्ट्रपति का डेथ हो जाता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। फिर दूसरा है क्या कि किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति का रिजिग्नेशन हो जाए, वो त्याग पत्र दे, तो भी वह पद रिक्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पूरा दायित्व राष्ट्रपति के रूप में हो जाता है और राष्ट्रपति के जितने भी अधिकार होते हैं, राष्ट्रपति के जितने भी कार्य होते हैं, वो सब के सब कार्य उपराष्ट्रपति को करना पड़ता है। तो दूसरी स्थिति क्या है? वो रिजनेशन की स्थिति। इसके बाद है रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। मान लीजिए रिजाइन कर दिया। पहला क्या हुआ कि यदि डेथ हो जाता है किसी कारणवश तो पद रिक्त होता है। दूसरा कारण क्या हुआ कि वो यदि वह रिजाइन कर देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पदों के पावर के कार्य का निष्पादन करेंगे। तीसरा है रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यदि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है, यदि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है, पद मुक्त किया जाता है, उस स्थिति में भी वो पद रिक्त हो जाता है। तो नेचुरली वाइस प्रेसिडेंट will take charge and take decision and utilize to all powers and functions as a president. It is already clear. अब मैं इसको बहुत डिटेल्स में बोलना नहीं चाहूंगा, इसलिए नहीं चाहूंगा कि जब मैंने राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों को बताया था इम्पीचमेंट के बारे में, आर्टिकल 61 के अंतर्गत बेसिकली इसमें प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति महोदय संविधान में प्रावधान जो टर्म्स कंडीशंस है उनका उल्लंघन कर रहा है, या यूं कहें कि सरकार का कहना नहीं मान रहे हैं। मैंने कंक्लूजन में यही कहा था कि संविधान का अतिक्रमण हो रहा है। यदि ऐसा होता है तो वैसी स्थिति में महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति पद से उन्हें मुक्त किया जा सकता है। और महाभियोग के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हमने बताया है आप लोगों को, फिर डिटेल्स में उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अब है लेकिन उसके यदि निचोड़ में हम जाए तो क्या है कि सरकार जो कहेगी राष्ट्रपति महोदय को उस अनुसार से चलना है, ये क्लियर है। और यदि नहीं चलते हैं तो तब तुरंत नाम क्या दे दिया जाएगा कि संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा था, इसीलिए महाभियोग लाया गया। किंतु ऐसा आज तक नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति को अपने अधिकार और कार्यक्षेत्र के बारे में पता है और उनको किनको फॉलो करना है वो भी बखूबी जानते हैं।
इसलिए प्रायः ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होने लगे तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में उन पर महाभियोग लाया जा सकता है, और महाभियोग के माध्यम से के लिए भी जो प्रक्रिया है हम बता चुके हैं, उनका रिमूवल हो सकता है, किंतु आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति सरकार के एडवाइस से ही कार्य करते हैं। क्लियर? तो तीसरी स्थिति क्या है कि रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, यदि राष्ट्रपति को उनके पद से मुक्त किया जाता है, हटाया जाता है या मुक्त हो जाते हैं, वैसी स्थिति में भी क्योंकि पद रिक्त हो गया, तो अब उपराष्ट्रपति का दायित्व बनता है कि वो राष्ट्रपति के पावर का, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करे। तो इस स्थिति में भी क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति को इन कार्यों को करने का अधिकार हो जाता है। इसके बाद है किसी कारणवश राष्ट्रपति महोदय यदि अपने वो कार्य करने से असक्षम, वैसी स्थिति में भी बीमार है या जो कोई भी केसेज हो, कोई कारण हो, वैसी स्थिति में भी उस पावर का उपयोग करने के लिए उपराष्ट्रपति महोदय अधिकृत होते हैं, उस पावर का उपयोग किया जाता है, उनके कार्यों का निष्पादन किया जाता है। तो इन विभिन्न 4 पॉइंट्स दिए गए, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी अधिकार और सभी कार्यों का उपयोग करने के लिए अधिकृत होते हैं। ये क्लियर हो गया? अब है मतलब, और इसमें हमने आप लोगों को कल भी बताया था कि क्या सैलरी वगैरह का प्रावधान है, वो क्लियर है। अभी 1/25 है मंथली, अन्य सुविधाएं हैं, किंतु ये 2020 में जो नए सैलरी का स्लैब बना है, वो संभव है कि लागू हो जाए अब। तो वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का की सैलरी 4 लाख हो जाएगी, राष्ट्रपति का 5 लाख, स्पीकर का 4 लाख, प्रधानमंत्री का 1,60,000 और अन्य सुविधाएं, अन्य अलाउंस वगैरह आदि है, भत्ते हैं, क्षेत्र भत्ता है, वो सब हम उस पर चर्चा करेंगे, तो बात करेंगे। तो वो भी क्लियर हो गया। अब है जो बेहद महत्वपूर्ण है, वह है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव की वो धुरी है, तो पिवट है, जिसके चारों तरफ तमाम गतिविधियां देश की चक्कर काटती रहती है। वो अक्ष है, वो धुरी है। कौन धुरी है? तो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मैंने पहले ही कहा था कि प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ और द हेड ऑफ दिस कंट्री, ऑफ योर कंट्री। व्हाई? प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज द रियल चीफ, रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ योर कंट्री। यानी प्रधानमंत्री वह वास्तव में कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। वास्तव में संवैधानिक दृष्टिकोण से कौन होते हैं?
महामहिम राष्ट्रपति महोदय होते हैं, किंतु वास्तव में हर कार्यों को रेगुलेट कराने का पूरा अधिकार और दायित्व ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो हम लोग को अब जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कैसे होते हैं, क्योंकि देश में किसी भी प्रकार की गतिविधियां यदि होती है तो सबों की निगाहें प्रधानमंत्री पर हो जाती है। अभी 15 तारीख को एक रात्रि में एक घटना घटी। गद्दार चाइना ने धोखा से भारत के 20 जवानों को हताहत किया, शहीद हुए जवान। किंतु बाद में क्या हश्र हुआ, चाइना को बखूबी पता चल गया और चाइना की हमेशा से ये नीति रही है विस्तारवादी की नीति कि अधिक से अधिक लपक छपक करके धीरे धीरे करके अन्य देशों के भूभाग का अतिक्रमण करना। किंतु नेहरू जी की तत्कालीन प्रधानमंत्री समझदारी की कमी के कारण भारत का एक बड़ा हिस्सा 1962 ईस्वी में चाइना ले गया, अपने अधीन कर लिया। तो शायद चाइना को भ्रम हो गया कि भारत बहुत अभी डेवलप नहीं किया होगा। अरे भैया, भारत 1962 ईस्वी का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। जवाहरलाल नेहरू का भारत अब नहीं है, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी का भारतवर्ष है। यहां पर शेर बैठा हुआ है, थोड़ी सी भी गुद्दा यदि आपने चालाकी की तो टंगड़ी तोड़ के रख दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ, गद्दारी तो किया, चालाकी तो किया। बाद में भारतीय सैनिकों ने उनके 20 के बदले में 20 दूना 40 43 सैनिकों को, चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और न जाने कितने नदी में दह गए, फंस गए, डूब गए, मर गए। कहना कठिन है, क्योंकि चाइना में कोई भी कार्य मीडिया वाला बिना चीन की सरकार के आदेश से कोई भी प्रिंट आउट नहीं कर सकता है। और वहां की जनता पूछ रही है कि भाई क्या हुआ, कितनी घटनाएं, तो चुप है। पूछो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। इधर अमेरिका ताल ठोके हुए था ही, क्योंकि जो अमानवीय मानव संहार जैसे वायरस तैयार किया उसने, दुनिया की नजर में तो वैसे ही बेनकाब हो गया, नंगा हो गया। ऊपर से दुनिया के मन मस्तिष्क को डिविएट करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत भारत में इस प्रकार के घटना को अंजाम देने का कार्य किया, ताकि दुनिया इस घटनाक्रम में उलझ जाए और ये जो कोरोना वायरस है उस पर से सबों का ध्यान ही वो हट जाए। चालाकी तो बहुत किया, नतीजा ये हुआ कि अभी चाइना अपनी मुके की खानी पड़ गई है चाइना को, और अब वह पहले के एग्रीमेंट के अनुसार उस एग्रीमेंट पर स्टैंड करने के लिए
तैयार हो गया है। ये कल का रिपोर्ट है, ये कल का रिपोर्ट है 23 जून 2020 का। क्योंकि भारत ने जो योजना बनाई, जिस प्रकार से चारों तरफ से उन पर प्रहार करने की योजना बनाई, चाइना तिलमिला गया और विवश हो गया कि यदि तत्काल सरेंडर की बात नहीं करते हैं या अपने पूर्व के स्टैंड पर समझौता के अनुसार चलने की बात नहीं करेंगे, भारत और दुनिया का देश मिल करके हमको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा और शवों की देश के हर एक निवासी, देश के हर नागरिक की दृष्टि उसी पर पड़ी हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या निर्णय लिया था? सेना को कहा कि ठीक है, यदि लगे कि हथियार का प्रयोग करना है तो ठीक है, छूट दे देते हैं। छूट दे दिया जाता तो चाइना को तबाह करके रख दिया जाता, किंतु कुछ टर्म कंडीशन है, दो देशों के बीच में संबंध कायम रहे, किसी को क्षति नहीं पहुंचे, उसके लिए नियम बनाए जाते हैं और नियमों को सबको पालन करना होता है। खैर एनीवे, मैं बता रहा था कि प्रधानमंत्री तो सबों की निगाहें प्रधानमंत्री पर थी कि अब प्रधानमंत्री महोदय कौन सा निर्णय लेने, कौन सा एक्शन लेने जा रहे हैं। तो एक्शन की प्लानिंग बनाने से पहले ही गद्दार चाइना अपनी औकात को समझ गया है कि भाई 2020 का और नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। खैर, देर से ही सही समझ में आ गया, किंतु भारत को सावधान रहना होगा, क्योंकि ये जो गद्दार होता है वो कभी भी गद्दारी करने से मौका मिले तो बाज नहीं आएगा। इसलिए भारतवर्ष को सावधान रहना होगा। उधर भारत के रक्षा मंत्री रूस पहुंचे हुए हैं कि यदि थोड़ा बहुत हथियार की आवश्यकता पड़ेगी तो भी शीघ्र ही मंगवा लिया जाएगा, ताकि न जाने गद्दार चाइना सामान्य तरीके से नहीं माने तब तो प्रहार करना ही पड़ेगा। है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो बेहद महत्वपूर्ण पद है, हमने कहा यह धुरी है जिसके चारों तरफ एग्जीक्यूटिव जो है वह घूमते रहता है। प्राइम मिनिस्टर इज द रिवॉर्ड, यानी इज द ऑर्बिट to regulate all activities of the country. प्रधानमंत्री वह अक्ष है, वह धुरी है जिसके सराउंडिंग्स में सभी गतिविधियां कार्य करती हैं। तो आइए हम इनके चुनाव के बारे में जानें। हम जानते हैं भारत में वर्ष में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है, जनता के द्वारा शासन है। तो जनता ही भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं इनडायरेक्ट रूप से। भारतवर्ष 545 कंस्टिट्यूएंसीज में बटा है और प्रत्येक क्षेत्र से एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स जनता के द्वारा चुन के आते हैं और बहुमत दल के जो नेता होते हैं, ऑल दोज पीपुल्स ऑफ दिस कंट्री who are at least 18 years old, they all are entitled to give the vote and elect to their representative of the concerning areas. और
ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर क्या करते हैं, तो अपना एक नेता चुनते हैं। नेता कौन होता है? Who has capacity to control over the party, who is most senior leader, most dedicated to the nation order and the party also, who looks equally to all members of the party. This type of personality is a leader of the majority party, and Honorable President appoints to the leader of majority party as a prime minister. यानी ऐसे नेता जो बहुमत दल का हो, आजकल एक और हम सब जोड़ देते हैं, जो अलाइन का हो, कोalition का हो, वैसे नेता को राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं, पद एवं उनकी गोपनीयता का शपथ दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री के सलाह से अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट appoints to all ministers according to honorable prime minister. प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति महोदय अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कैसे होता है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। राष्ट्रपति महोदय किनको नियुक्त करते हैं? जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको नियुक्त करते हैं। तो ये बहुमत दल में जो मेंबर होते हैं वो कहां से आते हैं? तो देश की जनता चुनती है। कैसी जनता चुनती है? जो कम से कम 18 वर्ष की जनता हो, जिनमें समझदारी हो, who is most suitable representative of their own surroundings areas। और वे सब नेता मिलकर के वे सभी मेंबर मिलकर के एक को क्या करते हैं? अपना लीडर मानते हैं, और उस लीडर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री यानी सरकार बनाने के लिए न्योता देते हैं, आमंत्रण देते हैं कि आपका वेलकम है, आइए सरकार बनाइए। तो पहले प्रधानमंत्री को, जो लीडर होते हैं उनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं, पद एवं गोपनीयता के शपथ दिलाते हैं, तथा प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय अन्य तमाम मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री का चयन, निर्वाचन हो गया, नियुक्ति हो गई, और साथ ही साथ अन्य मंत्रियों का भी अपॉइंटमेंट हो गया। इतना हम लोग समझ लिए। अब है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में किस प्रकार का तालमेल रहता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार, व्हाट आर द रोल ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिटवीन कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। ये है, और भी तमाम बातें हैं, चूंकि इस पर कम से कम और 1 घंटे समय देना होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग अगले दिन शेष बातों पर चर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि आगे मोबाइल में अपलोडिंग की समस्या आ जाती है। आज इतना ही, धन्यवाद।